नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस सेशंस में आपका आज हम चैप्टर साउंड की तरह ये जो पार्ट नंबर 1 उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। साइंस स्टैंडर्ड 9 के लिए साउंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम्स ये जो सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन पर्पस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से इस चैप्टर से हमारे लिए किस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं और मे बी what type of the applied questions will be in examination, maybe examination related to competitive examination of any kind of sort. Let's understand the sound part 1 with very simple and lucid way by Professor Positive Way. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इट इज वेरी इसेंशियल होता है कि अगर हम पूरा चैप्टर्स को देखेंगे यहाँ पे कितने पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट कवर करने चाहिए, तो ऑलमोस्ट वी हैव अ नंबर ऑफ पॉइंट। जैसे आई मेंशंस यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स है, साउंड वेव्स वेदर ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, उसके बारे में कुछ हम अभिलक्षण उसको देखने वाले हैं कि साउंड वेव की क्या लक्षण है। एट द सेम टाइम्स वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड्स क्या होता है। तो दिस पार्ट इज वन पार्ट ऑलमोस्ट वी विल गोइंग टू कवर इन द पार्ट नंबर 1 वीडियो द बेसिक थिंग टिल दी जो वेव्स, साउंड वेव्स है उसके अभिलक्षणों तक हम उसे कवर कर लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट ये साउंड वेव्स के एप्लीकेशंस के सुरुचित रूप से हमने उस वीडियो को डिजाइन किया हुआ है। तो ये नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए ये होगा, पार्ट नंबर 2 होगा जो स्टैंडर्ड नंबर 9 के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने साउंड वेव्स के जो एप्लीकेशंस पार्ट आते हैं, जो उपयोजन आते हैं, उसे हमने कवर किया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट आल्सो। बिफोर स्टार्टिंग इट इज वेरी एसेंशियल जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, द ईयर का मेन जो काम होता है, सेंसेशन ऑफ साउंड वी कैन बी फील बाय द ईयर्स आल्सो। नाउ साउंड, व्हाट काइंड ऑफ द साउंड इज देयर? वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी आती है ना तो एनर्जी के लिए एक रूल्स होता है। क्या रूल्स होता है कि एनर्जी इट्स रिमेन दी static one, means conservation of energy. Energy is not created, not destroyed. Just take the example of electricity. Now when we switch on the bulb, the electricity energy get converted into two types of energy. Maybe it is heat energy, maybe it is light energy. Again light energy we are going to convert it into the another form of the energy. In the same way, अगर हम साउंड को एनर्जी फॉर्म्स में देते हैं, then we are going to understand कि साउंड क्यों एनर्जी फॉर्म्स है। तो अगर एनर्जी फॉर्म है तो एनर्जी फॉर्म की जो अभिलक्षण है उसमें सबसे अभिलक्षण फर्स्ट जो आता है कि इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेटली साउंड भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है एंड द साउंड विल गोइंग टू फॉर्म अ फॉर्म ऑफ वेव। हम देखने वाले कि वेव किस तरह का फॉर्म्स होता है, वेदर ये ट्रांसवर्स फॉर्म से, लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म से, ये हमारे लिए नेक्स्ट पार्ट होगा। लेकिन अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस होता है कि वेदर साउंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये डेफिनेटली आपका आंसर सही होना चाहिए। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि साउंड को क्रिएशंस करने के लिए, यहाँ पे देखो ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, दिस आर द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्स। तो ये ट्यूनिंग फोर्स को अगर हमें वाइब्रेट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव आवर एनर्जी टू द ट्यूनिंग फोर्स। और ये एक थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड से हमने एक टेनिस बॉल को यहीं पे हैंग किया हुआ। अगर ये वाइब्रेटिंग आर्म्स को या उसकी जो भी भुजा है, अगर इस टेनिस बॉल को हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश कर लेते तो ड्यू टू दिस वाइब्रेशंस दिस एनर्जी विल गोइंग टू ट्रांसफर टू बॉल। ये टेनिस बॉल थोड़ा सा उसकी मूवमेंट आपको इस तरह से मिलेगी। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड द ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अनलेस एंड अंटिल देयर इज नो वाइब्रेशन बाय द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता मींस अगर हम अपने हाथ से क्लैपिंग करते हैं तो क्लैप के लिए हमारे लिए एनर्जी लगती है। तो क्लैप से क्या होता है, जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं अराउंड आवर क्लैप दे गेट वाइब्रेटेड। अगर वाइब्रेशन है तो साउंड का क्रिएशन
ये 101% होता है। जिस तरह से विंड का भी साउंड आता है, तो विंड क्या करता है, it get the trying its best way to vibrate the materials also, yeah, vibrate the particles also. तो one thing is most important, वाइब्रेशन जब भी होगा तभी साउंड का क्रिएशन होगा, और वाइब्रेशन करने के लिए डेफिनेटली इट नीड्स द एनर्जी आल्सो। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, साउंड वाइब्रेशन से क्रिएट होता है और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी लगती है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आल्सो। इन द सेम वे वी विल गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ ओवर द थ्रोट आल्सो। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हमारे थ्रोट में ये जो बॉक्स होता है उसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या उसे हम लैरिंक्स की भी कहते हैं। जो वाइंड पाइप होता है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो दिस वॉइस बॉक्स एंड द लैरिंक्स इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ वॉइस। तो जब हमारे फेफड़े से लंग्स से हवा आती है तो डेफिनेटली ये हवा बाहर ब्रीथ आउट होती है थ्रू दिस स्लिट से, और ये स्लिट के लिए जो कंट्रोल किया जाता है, जो लिमिटेशंस किया जाता है ना, दीज आर द टू मसल। जिस टू मसल के लिए हम नाम देते हैं कि वोकल कॉर्ड या उसे हम वोकल फोल्ड भी कहते हैं। लेकिन ये वोकल फोल्ड का स्ट्रेच, उसका कंप्रेशंस, एट द सेम टाइम उसका रेलिफेक्शन, इट लीड्स, तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस होता है ना, इसका वाइब्रेशंस होता है, दिस इज अ वाइब्रेशन ऑफ अ वोकल कॉर्ड। अगर वाइब्रेशंस होता है तो definitely the air particle will going to vibrate and it will going to pass from the one way to another way. That is one of the things in our body. अगर questions होता है which part is responsible for production of a sound, तो हमारा आंसर definitely ये होना चाहिए कि larynx और the voice box is responsible। यहाँ किसका vibrations होता है, तो we must be understand sound production के लिए vibration cord का होना चाहिए, तो यहाँ पर भी vibration टू कोर्स का होता है इन आवर थ्रोट। ये पॉइंट भी हमने अच्छी तरह से उसको समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जस्ट यहाँ पे एक मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एक तारा उसे हम बोलते हैं। यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ द अनदर स्ट्रिंग वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक द थ्रेड ऑफ दिस एक तारा। अगर एक तरह से उसको हम स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेशन क्रिएट कर लेता है, और यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट गेट वाइब्रेटेड। अगर ये वाइब्रेटेड है तो ये साउंड प्रोडक्शन करने में काम आता है। इसी तरह से यहाँ हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं कोई भी एक तारा में। इन द सेम वे वी हैव द अनदर एग्जांपल्स आल्सो। फॉर एग्जांपल सितार में क्या किया जाता है, वही हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं। फ्लूट में क्या किया जाता है, वी ब्रीथ आउट द ईयर्स थ्रू आवर माउथ आल्सो, एंड दिस इज कॉजिंग द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर का भी होता है। नेक्स्ट आता है, अगर तबला या ड्रम का या उसी परक्यूशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होती है, उस वहां पे हम स्ट्राइक करके ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं। इन द सेम वे बाइसिकल बेल जो होती है, तो वी आर वाइब्रेटिंग, वी आर द प्रेसिंग दिस बाइसिकल बेल, तो ये कंटिन्यू हो जाती है। तो कहीं अगर हम क्लैप का एग्जांपल दे दिया, या कहीं पे फ्रिक्शन हो जाता है, कहीं पे स्क्रैच हो जाता है, कहीं हम ऑब्जेक्ट को स्क्रैप कर लेते हैं ना, तो भी वाइब्रेशन होता है। तो वेरी इन शॉर्ट, वाइब्रेशन जहाँ पे होगा वहां पे एनर्जी का क्रिएशन होगा, और वहां पे साउंड का क्रिएशन होगा, और वाइब्रेशन करने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब आप देखो, एनर्जी जब होती है तब वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन जब होता है तभी साउंड का क्रिएशन होता है। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद में रह जाती है ना, तो इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द साउंड एज अ वेव्स फॉर्म के लिए आपको इजीली समझ में आता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये साउंड वेव का प्रोपगेशन करना है, उसका संचरण करना है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमारे पास कौन से मीडियम्स होने चाहिए, दिस इज ए पॉइंट और दिस इज बी पॉइंट। यहाँ से अगर आवाज दिया जाता है तो वेदर व्हाट काइंड ऑफ द मीडियम वी नीडेड, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ द साउंड, वेदर इट इज अ पॉसिबल। जो हम स्कूल टाइम में ये एक्सपेरिमेंट करते थे, तो ये रियली पॉसिबल होता है, ये हमें देखने के लिए ये सेशन से इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये जो प्रोपगेशन होता है उसे हम मीडियम्स कहते हैं। तो इस माध्यम से बेस्ट माध्यम जो होता है साउंड वेव्स के लिए, इट ट्रांसमिटेड सॉलिड स्थायी रूप से हो, ये द्रव रूप से हो या वायु रूप से हो, उसका सूचरण संचरण जरूर हो जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशंस हो जाता है। इन द सेम वे
जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा। तो अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन हो जाता है तो एक्सर्ट द फोर्स टू द नियर बाय पार्टिकल्स। अगर नियर बाय पार्टिकल के लिए फोर्स आ जाता है तो भी बाजू वाला पार्टिकल होगा। सपोज दिस इज वन ईयर पार्टिकल्स, ये दूसरा ईयर पार्टिकल्स है। अगर हम ये 4 कर लेते, उसको वाइब्रेट कर लेते, तो क्या होगा, ये जो ईयर पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस कर देंगे और ये बंदा क्या करेगा, थ्रू दिस वे इट विल गोइंग टू डिस्प्लेस दिस adjacent ईयर पार्टिकल also. So in the same way wave will going to be the transverse also. This things till हमें एहसास कब तक होगा, जब तक हमारे ईयर तक या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक वो जाता नहीं, तब तक साउंड का हमें एहसास नहीं हो सकता। तो we should be understand the propagation of sound के लिए we need the 3 mediums. इन 3 मीडियम का नाम जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ये भी हमने उसको समझ लिया। नेक्स्ट थिंग्स, यहाँ पे अगर आप देखना, यहाँ पे अगर हम कोई स्पीकर होता है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। तो ये किस तरह से होता है, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल्स होता है, ड्यू टू दिस पार्टिकल्स जो साउंड वेव्स होती है जिसे हम डिस्टरबेंस कहते हैं। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे दिस पार्टिकल विल रिमेन इट्स ओन पोजीशन, डेफिनेटली ये फोर्थ जाएगा, ये बैक होगा, लेकिन इट विल रिमेन इट्स ओन पोजीशंस। तो साउंड जब ट्रैवल्स करती है तो इट विल गोइंग टू क्रिएट द डिस्टरबेंस, और ये डिस्टरबेंस आपको कैरी किया जाता है, लेकिन पार्टिकल यहीं पे कैरी किए नहीं जाते। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डिस्टरबेंस साउंड वेव्स वाइब्रेशंस करती है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कि डिस्टरबेंस वो प्रोड्यूस हो जाता है। और वेव अगर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो दिस वेव इज अ डिस्टरबेंस एंड दिस डिस्टरबेंस इज ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम्स, और जो एनर्जी कैरी की जाती है ना उस डिस्टरबेंस से की जाती है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। हम साउंड वेव्स के लिए मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक वेव्स इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, वन थिंग इज वेरी अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स मेंशंस किए हुए हैं कि कॉम्प्रेशन मेंशंस किया हुआ है, रेडिफैक्शन मेंशन किया है। कॉम्प्रेशन के लिए हम हिंदी में संपीड़न ये वर्ड का यूज करते हैं, रेडिफैक्शंस के लिए हम जो वर्ड का यूज करते हैं उसके लिए हम विरलन शब्द का यूज करते हैं। तो वी हैव द अल्टरनेटिवली कॉम्प्रेशंस एंड रेडिफैक्शंस होता है। जब वे डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड इन पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द ईयर गेट कॉम्प्रेस। यहाँ पे अगर ईयर कॉम्प्रेस हो जाती है तो दिस इज वेयर द पार्टिकल्स गेट द हाई डेंसिटी। अगर हाई डेंसिटी होती है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रीजन्स होगा साउंड वेव के लिए इट हैज द हायर प्रेशर, उच्चतम दाब यही भी क्रिएट होता है। एट द सेम टाइम जो ऑब्जेक्ट होता है जब वाइब्रेट करते टाइम इट वाइब्रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द सेम वे द पार्टिकल विल गोइंग टू बी एक्सपीरियंस द बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो इस समय जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो घनता होती है, जो उनकी डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर डेंसिटी कम हो जाती है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैव द लो प्रेशर। तो कंप्रेशन ये वेव का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ साउंड वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। अगर क्लोज टू वन अनदर है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये हाई प्रेशर हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और इस कंप्रेशन रीजन्स में ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है इट ट्राई टू मूव। नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब ये वाइब्रेटिंग बॉडीज वाइब्रेट बैक पोजीशंस पे करती है, देखो ये एक टॉर्क है तो दो वे होगा। ये टॉर्क अगर वाइब्रेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा एट द सेम टाइम इट विल गोइंग टू वाइब्रेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर लेता है तो इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द लो प्रेशर एरिया या लो डेंसिटी एरिया कहते हैं। उसके लिए जो टर्म का यूज किया जाता है उसे हम रेडिफैक्शंस कहते हैं। तो रेडिफैक्शन का मतलब क्या होता है कि दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ साउंड वेव्स वेयर द पार्टिकल्स डेंसिटी इज वेरी लेस। अगर डेंसिटी कम होती है तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द लो प्रेशर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे कंप्रेशन के बाद रेडिफैक्शंस होता है फिर भी कंप्रेशंस होता है, it will going to try to represent this compression and retraction in the form of the pressure variation से हमने definitely उसको डिजाइन करके यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन we want to show in terms of graphical forms जहाँ डेंसिटी और प्रेशर में क्या चेंजेस होते हैं as waves travels। As the sound waves travels we understand
ये जो पीक्स होता है इट विल गोइंग टू डिफाइन यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी। एट द सेम टाइम्स जहां पार्टिकल्स बैकवर्ड मूव करते हैं, जो ट्रप का पोर्शन होता है वेयर इज मैक्सिमम रेडिफेक्शन का एक्सपेरियंस जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रप, ये शब्द का यूज कर लेते हैं। तो कंप्रेशन का मतलब अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम हाई प्रेशर्स होगा। रेडिफेक्शन का मतलब क्या होगा, या मैक्सिमम लो प्रेशर या डेंसिटी भी होगी। तो प्रेशर का मतलब प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, when there is the number of particles in particular given volumes also। तो more density of particles होगी तो more pressure हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए कंक्लूजन पॉइंट इस स्लाइड से क्या होता है, अगर हम कंप्रेशन और रेडिफेक्शन जो साउंड वेव्स के अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिस इज अ एक्चुअल फॉर्म्स, बट वी वांट टू शो दिस इन द ग्राफिकल फॉर्म, जहां पे हमारे एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, अगर ये मेंशन करना चाहते हैं तो वी शुड बी अंडरस्टैंड ये डिस्टेंस या हम डेंसिटी या प्रेशर वेरिएशन से डिस्टेंस तक ये ग्राफ निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी वन थिंग्स वी शुड बी अंडरस्टैंड। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज, हम इस तरह से देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली साउंड अगर प्रोपोगेट होता है तो देयर इज द प्रोपोगेशन ऑफ अ डेंसिटी वेरिएशन। तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, कई जगह पे डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां पे कंप्रेशन होता है। एट द सेम टाइम्स द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव्स इज आल्सो नोन एज द प्रेशर वेरिएशन। तो ये पॉइंट अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। दिस वन थिंग वी हैव टू बी द क्लियरली मेंशन्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिस इज वन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमने एक जार लिया है और एक बेल जार मेंशन किया है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है और विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप हमने पूरी उसकी हवा निकाल दी है। तो डेफिनेटली इट इज टोटली वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम है, अगर वी आर ट्राइंग टू बी लिसन द साउंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बेल, डेफिनेटली हमारे पास जो रिजल्ट आता है कि ये रिजल्ट होते हैं कि यस मीडियम तो साउंड वेव्स के लिए एयर लगता है, वाटर लगता है, स्टील लगता है, एज इट इज अ मैकेनिकल वेव्स आल्सो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल बेल को हम एयर टाइट बेल जार में सस्पेंड कर लेते हैं, बाय वैक्यूम से हम उसको निकाल देते हैं ना, तो दिस इज वन थिंग, जब तक फुल ईयर होती है डेफिनेटली वी कैन बी हियर द साउंड ऑफ दिस वे। अगर ईयर को वैक्यूम पंप से हम निकाल देते हैं तो नो साउंड इज हर्ड। दिस थिंग इज मोस्टली क्लियरली कंक्लूड दैट साउंड नीड्स द mediums but it cannot travel through the vacuum। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से लाइट ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन साउंड वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा, अगर हम स्पेस में चले जाते हो तो हमारे लिए बाकी हमारे सहयोगी एस्ट्रोनॉट होगा, उसका आवाज हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। ये पॉइंट आपको यहीं पे अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग हमारा आता है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ साउंड वेव होते हैं, जिसलिए हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं या उसे हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। अगर यहाँ पे कंपैरिजन कर दो, ये एक हमने स्लिंग ली है, दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अगर ये स्लिंग को हम पुश करने की कोशिश कर लेते हैं या उसको हम पुल करने की कोशिश कर लेते हैं, दिस आर द मोस्ट थिंग। तो ये जो रिंग्स होते हैं कई जगह पे विल गोइंग टू एक्सपीरियंस उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है रिंग का, कई जगह पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। नाउ this blue line, see this ring will going to by the pull and push mechanism, it will move forward also, at the same extent it will go backward also। means अगर यहाँ पे ये जो लाइन है, this is a direction, ये किसका डायरेक्शन है, this is a direction of a sound waves है, या this is a direction of a, जिस तरह से हमने पुश और पुल किया हुआ है, इस तरह से हम अगर पुश करते हैं तो ये जो रिंग है, रिंग या पार्टिकल्स हम इंडिविजुअल व्हील कहते हैं ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, या हम स्लिंग की बात कर लेते हैं ना, तो ये पैरेलल डायरेक्शन होती है। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साउंड वेव्स को क्रिएशन करने के लिए, साउंड वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स है, उसके साथ साउंड वेव्स के लिए जो मीडियम लगता है, मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है ना, ये बैक फोर्थ होता है, और बैक बर्थ होने के बावजूद भी ये टिपिकल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, जिस तरह से वेव्स मूव करती है उस तरह से आपको ये मिलता है। अगर इस तरह की स्लिंग की जो कुछ कंडीशंस होती है, या स्लिंग की ईच टर्न्स
यहाँ पे पार्टिकल की बात अगर स्लिंग का एग्जांपल लेते हैं, ईच टर्न्स मूव्स बैक बाय स्मॉल डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है। तो लास्टली अगर हम कंक्लूड कर लेते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या ईच टर्न ऑफ पार्टिकल्स जो पैरेलल डायरेक्शन से होता है वेव प्रोपोगेशन से, तो उसके लिए हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। एग्जैक्टली उसके अपोजिट अगर हम कर लेते हैं, अगर ये स्लिंग होती है ना, कहीं हम उसको टाइट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, उसका एक सपोज वॉल है और यहाँ पे हमने उस स्लिंग को अपने हाथ में लिया है, या आप स्लिंग का भी एग्जांपल ले लो या रोप का ही एग्जांपल ले लो, और यहाँ उसको हम धक्का देते हैं। तो धक्का देने के बाद ये जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे पार्टिकल की जो मूवमेंट हो रही है, सपोज ये ओरिजिनल स्लिंग था या ओरिजिनल रोप था, अगर उसमें हमने धक्का दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इट विल गो अपवर्ड डायरेक्शन, अगेन इट विल गो द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस थिंग इज अंडरस्टैंड कि जहां पार्टिकल की मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस होती है टुवर्ड्स दी और परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेव्स या रोप एंड स्लिंग होती है, तो इस कंडीशन के लिए जो टर्म्स यूज की जाती है उसके लिए हम ट्रांसवर्स वेव इस शब्द का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, जो स्लिंग ली थी, स्लिंग को हमने अप या डाउन मोशन से कर दिया, लेकिन स्लिंग का अदर एंड क्या था, फिक्स था, तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस द ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, स्लिंग की जो पार्टिकल्स होते हैं या मे बी जो टर्न्स होता है ना, ये जो राइट एंगल से जो वेव का डायरेक्शन होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, उसको वाइब्रेट कर लेते हैं। तो दिस इज द कंक्लूजन वी शुड बी अंडरस्टैंड, ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट द राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। ये तो खासियत हमारी साउंड वेव्स की नहीं है, तो साउंड वेव्स इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव्स, हाँ, लेकिन लाइट वेव्स से ट्रांसवर्स वेव्स होती है। और वन थिंग्स, लाइट वेव्स डेफिनेटली इट नीड द मीडियम, एट द सेम टाइम इट कैनॉट बी ट्रैवल थ्रू द मीडियम्स आल्सो, तो वैक्यूम से भी लाइट ट्रांसफर हो सकती है। तो ये लास्ट सेंटेंस, दो इट इज अ चैप्टर इन साउंड वेव्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है, बट दे डू नॉट नीड द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। तो ये वैक्यूम से भी ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपको लाइट वेव साउंड वेव में अगर डिफरेंस आता है ना, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो सकता है कि साउंड वेव ट्रैवल करने के लिए हमें दोनों या तीनों मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे दैट इज वन ऑफ द रीजन वी कॉल साउंड वेव्स एज मैकेनिकल वेव्स। लेकिन लाइट वेव्स के लिए मे बी वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन उसके प्रोपगेशन के लिए हमें जो भी लगता है दो वैक्यूम से भी ट्रांसफर हो सकती है। तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह से उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। हमने ये देखा कि कंप्रेशन साउंड वेव्स का वो पोर्शंस होता है जहां पे पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और उसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हाई डेंसिटी हाई प्रेशर का रीजन होता है। तो ये हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी का रीजन के लिए हम अपने ग्राफिकल फॉर्म में डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस में यहाँ पे हमने ये क्रिस के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और रेडिफ्रैक्शन का पोर्शन ये पोर्शन होता है जहाँ पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी कम होती है तो लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर की डिजाइन करने के लिए हम ग्राफिकल फॉर्म में ट्रप, ये जो लोवेस्ट पार्ट होता है रेडिफ्रैक्शन लोअर पोर्शन होता है कर्व का, हम उसको ट्रप इस फॉर्म में उसको डिजाइन कर लेते हैं। नाउ हमें वेव्स के कुछ अभिलक्षण देखने चाहिए कि किस तरह से उनके कैरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह से हमने एम्पलीट्यूड शब्द का यूज किया, जिसे हम आयाम कहते हैं, वेवलेंथ एज इटसेल्फ इज मेंशन्ड द वेवलेंथ, अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कितने ऑस्किलेशंस होते हैं कि पर सेकंड में, ये भी फ्रीक्वेंसी आता है। और टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा वन बाय वन ये हम डेफिनेशन जरूर देख लेंगे। फर्स्ट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है। यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड देखो, इसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में भी दिखा दिया है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है अगर पार्टिकल जो वाइब्रेट होते हैं, अगर हम जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव, देखो ये साउंड वेव्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये पोर्शन है कंप्रेशन का पोर्शन है, और यहाँ पे इमेजिन कर लो ये डॉटेड पोर्शन है, ये रिफ्रैक्शन का पोर्शन है, और ये भी फिर से अल्टरनेटिवली हमारे लिए जो पोर्शन आता है उसके लिए हम ये टर्म्स यूज की है। तो ये रेडिफ्रैक्शन का पोर्शन होता है। तो दिस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर ये पार्टिकल हम फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, तो ये पार्टिकल ड्यू टू द वाइब्रेशन इट विल गोइंग टू द वाइब्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन आल्सो, एट द सेम टाइम इट विल गोइंग टू वाइब्रेट द बैकवर्ड डायरेक्शन आल्सो। तो ये जो मैक्सिमम
फॉरवर्ड डायरेक्शन का उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम हम कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके लिए हम आयामी शब्द का यूज करते हैं या उसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और ग्राफिकल फॉर्म में इसी तरह से ये जो पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट के लिए हम एम्पलीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड हमेशा इसका संकेत जो होता है, जो यूनिट होता है, वो हम मीटर में उसको डिनोट कर लेते हैं। तो वेवलेंथ आप देखो, अगर इसी तरह से जो सक्सेसिव अगर जो दो कॉम्प्रेशंस होते हैं उसके बीच जो डिस्टेंस होता है ना, उसके लिए हम लैम्बडा इस शब्द का यूज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस होता है। तो अगेन वी हैव टू बी अंडरस्टैंड एम्पलीट्यूड का जो यूनिट है, जो संकेत है, वही वेवलेंथ के लिए हमारे लिए संकेत होता है, वो मीटर्स होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द आइदर टू नियरेस्ट क्रिस सक्सेसफुली होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ट्रब्स के बारे में जो होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं वेवलेंथ शब्द का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे हम कुछ देखने वाले हैं। इमेजिन करो कि ये जो टाइम पीरियड है 1 सेकंड का टाइम पीरियड है, दिस इज 1 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का टाइम पीरियड। तो 1 ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट से अगर उसी पॉइंट तक फिर से वो एंड हो जाता है ना, तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, उसके लिए हम 1 ऑस्किलेशन ये शब्द का यूज करते हैं। तो ये देखो, यहां से स्टार्ट हुआ और फिर से एक पीरियड। ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है, एक पीरियड होता है। तो पीरियड होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि 1 ऑस्किलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस हो। तो 1 सेकंड में यहाँ पे देखो, अगर आप उन्हें गिनने की कोशिश करते हैं तो 2 ऑस्किलेशंस हो। 2 ऑस्किलेशंस हो गए तो विल गोइंग टू कॉल इट इज 2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, वो यहीं से पर एंड हुआ, एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं तो ये दूसरा ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम मूव कर लेते हैं, ये तीसरा ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ, ये 4th ऑस्किलेशन। तो ये जो होता है उसे हम 4 हर्ट्ज कहते हैं। तो ऑस्किलेशन का मतलब होता है या फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस होते हैं, कितने पीरियड कंप्लीट होता है। तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसके लिए हम हर्ट्ज कहते हैं, या उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है ना, ये सिंबल्स होता है यू, न्यू। इस तरह से वी का जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको हम इस तरह से डिनोट करने की कोशिश कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। हमने अभी देख लिया कि पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से वेव स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम्स और उसी पॉइंट से सक्सेसफुली अगर वो एंड होती है, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हम पीरियड भी कहते हैं। तो दिस इज 1 ऑस्किलेशन। अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते तो यहीं से स्टार्ट कर लेते, तो 1 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, दिस इज नोन एज अ टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड के लिए हम जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं वो टी यूज करते हैं। एज अ टाइम इट इज डेफिनेटली ऐसा यूनिट के लिए हम सेकंड यूज कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशंस होता है, मींस इसका मतलब होता है कि टाइम, अगर टाइम पीरियड हमारे लिए कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा, तो डेफिनेटली उस कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो वेव्स है वो लंबी है, उसका ऑस्किलेशन बड़ा है। तो दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशंस ये हमारे लिए एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो रिलेशंस आता है तो वी विल गोइंग टू डिफाइन आइदर इन दिस फॉर्म कि या f इज इक्वल टू 1/t होगा या t इज इक्वल टू 1/f होगा। कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आ जाते तो इनको क्रैक करने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो हमने एम्पलीट्यूड ये देखा, हमने वेवलेंथ के बारे में समझा, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा और हमने टाइम पीरियड के बारे में समझा। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में पर सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस होते हैं। 20 ऑस्किलेशंस होते हैं तो उसके लिए हम 20 हर्ट्ज ये शब्द का यूज करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि 1 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए या 1 पीरियड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। अगर 2 सेकंड टाइम लगा तो विल गोइंग टू डिफाइन ये 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है। और नेक्स्ट जो बात आती है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। आमतौर पे अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी टू व्हॉम कॉल द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है विल ऑलवेज गोइंग टू डिफाइन द वेलोसिटी, या कोई अगर हम स्पीड दिखाने की कोशिश कर लेते हैं तो दिस वन टर्म्स इट इज वेरी अंडरस्टैंड कि ये रेगुलर टर्म्स होता है। कई बाइक अगर लेते हो या कहीं हम
रेलवे लेते हैं, उसकी वेलोसिटी निकलना है, तो हमारे लिए ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस के लिए हम जो यूनिट होता है SI यूनिट मेंशन करते हैं, और सेकंड के लिए और टाइम के लिए सेकंड होता है। इन द सेम वे अगर वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में यहाँ पे कितना स्पीड होता है इन पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके लिए हम वेलोसिटी इस टर्म का यूज करते हैं। तो वेवलेंथ के लिए भी या साउंड वेव के लिए भी अगर उसे हम वेव फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विल गोइंग टू सेम डिस्टेंस। तो देखो वन ऑस्किलेशंस के लिए अगर हम यूज करते हैं, तो वन ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आता है वन ऑस्किलेशन का मतलब वन वेवलेंथ आएगी, वन लैम्डा, इसको हमने मेंशन किया। वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वेलोसिटी का मतलब यहीं पे आप देखो, यहाँ पे अगर आता है कि टाइम के लिए हम क्या डिनोट करते हैं कि टी मेंशन करते हैं ना। टी का मतलब क्या होता है कि वो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। इन द सेम वे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 1/t इज इक्वल टू व्हाट, 1/t इज इक्वल टू हमारे लिए म्यू होता है, या v की तरह उसको दिखा सकते हैं, या हम f की तरह भी उसको दिखा सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ को किस तरह से निकाल लिया जाता है, अगर तो v आता है 1/t कितना होता है, यहाँ पे म्यू होता है, बराबर है, और ये लैम्डा आता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो हम अगर कंक्लूजन के तौर पे आ जाए, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है E1/t होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है, और वेलोसिटी ऑफ वेव को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है इट इज दी म्यू इनटू लैम्डा होता है। इस तरह से आपको ये तीन फॉर्मूले कंपैरेटिवली आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर वेव फॉर्म में किसी भी साउंड वेव को हम कंपेयर करने की कोशिश कर लेते हैं, तो ये देखो फर्स्ट कंपैरिजन है कि दिस इज अ केस नंबर 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लास्ट टाइम में देखा कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये एम्पलीट्यूड्स अगर आप उसको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हो इस एम्पलीट्यूड से, अगर किसी आवाज में एम्पलीट्यूड्स कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो वी शुड बी अंडरस्टैंड ये लाउडर साउंड होता है, या क्वाइटर साउंड का मतलब होता है कि वो साउंड बहुत फीबल होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, whether we are increasing the frequency, whether we are increasing the wavelength, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम जो टर्म का यूज करते हैं we are increasing its amplitude। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है यहीं पे पिच देखो, पिच का मतलब देखो, यहाँ अगर हम 1 सेकंड में देखो 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में क्या हो रहा है, अगर यही सेम पीरियड्स है तो यहाँ पे पिच का मतलब जिसे हिंदी में हम तारत्व कहते हैं। अगर रेलवे की जो व्हिसल का बजने का जो आवाज आता है, या पंछी जो आवाज करते हैं, अगर ये साउंड लाउडर या क्विटर समझने के लिए हमारे लिए लायन का जो रोरिंग्स होता है ना, ये एग्जांपल आता है कि लायन का रोरिंग ये लाउडर साउंड है। लेकिन हम रेलवे की व्हिसल को कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो रेलवे की जो व्हिसल होती है या कोई भी पंछी होता है या पंछी का जो आवाज होता है ना, दिस इज नोन एज द पिच। ये हायर पिच का मतलब होता है कि वो साउंड जहां पे फ्रीक्वेंसी जाता है, और हमने फ्रीक्वेंसी को देखा कि पर सेकंड में कितने ऑस्किलेशंस कंप्लीट होते हैं। तो पिच को समझना हायर फ्रीक्वेंसी होती है, तो हायर फ्रीक्वेंसी शब्द का यूज किया जाता है। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा कि पिच का मतलब होता है कि आइदर कितना श्रिलनेस है या उसका कितना फ्लैटनेस है। अगर पिच कम होता है तो वी गोइंग टू कॉल इट्स अ डीपर पिच। अगर पिच ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहीं पे हायर पिच होगा। और लाउडनेस का मतलब होता है कि साउंड एनर्जी, अगर हम उसको देखने की कोशिश कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव के ऊपर होता है, और लाउडनेस को हम मेजर करने के लिए जो संकेत यूज करते हैं उसे हम डेसिबल कहते हैं। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, ये टर्म्स और लाउडनेस ऑफ अ साउंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स होता है। आपको लगता है कि ये दोनों टर्म सेम, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि साउंड एनर्जी की जो पर सेकंड या पर यूनिट वॉल्यूम में किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के लिए पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है साउंड वेव्स का पर सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसके लिए ये हम वैट पर मीटर स्क्वायर इस यूनिट का यूज करते हैं। और लाउडनेस के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है हम डेसिबल कहते हैं। तो लाउडनेस का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिटी को महसूस करना, मींस इट इज अ
टोटली परसेप्शन ऑफ ईयर, साउंड छोटा है या बड़ा है, ये परसेप्शन ऑफ ईयर होता है, उसके लिए हम लाउडनेस सिस्टम को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स होती है, इस नेक्स्ट कैरेक्टर को हम म्यूजिक कहते हैं। तो कंपैरिजनली आप देखो, जो कोई भी म्यूजिक होता है वो हमें सुनने के लिए प्रेजेंट होता है। कोई भी एक साउंड होता है, हम कहीं सितार को देखना चाहते हैं या कहीं हम तबला को बजना चाहते हैं, तो म्यूजिक के लिए क्या होता है, जो पर्टिकुलर पार्ट जो होता है, याद है देखो यहाँ पे कुछ रिदम है, कुछ पीरियड के बाद ये रिदम कंटिन्यू हो रहा है, तो वी एंजॉय सच टाइप ऑफ द म्यूजिक। लेकिन नॉइज के लिए क्या होता है, यहाँ कोई भी पीरियड नहीं है, somewhat extent this period get disturbed, कहाँ कमी है, कम ज्यादा हो रहा है ना, तो it becomes a very unpleasant sound। जो रास्ते में हम अगर जाते हैं ना, तो उसका अगर हम यहाँ वेव निकालने की कोशिश कर लेते हैं, we will to observe such type of the waves होती है। तो साउंड वेव्स हमारे लिए इस तरह से हमारे लिए वेव्स काम कर लेती है, ये भी हमने देख लिया। सब म्यूजिक का मतलब होता है कि जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए सीक्वेंस ऑफ ऑसिलेशंस होता है ना, इसके लिए यहाँ पे इनप्रेजेंट ईयर्स होती है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि टोन। अगर हम कोई हारमोनियम देख लेते हैं ना, तो हमारे इंडियन के लिए हम ये यूज करते हैं सा, रे, ग या म, या इस तरह से हम उसको यूज करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे अगर सा आता है, यहाँ पे रे आता है, यहाँ पे ग आता है, म आता है, प आता है, तो नी सा आता है ना। तो इस तरह से अगर सा इस अगर की को हम स्ट्राइक करते हैं, तो जो भी अपने को जो आवाज आता है ना, ये वन लाइन में आता है ना, तो उसके लिए हम जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम टोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कंपोजर होते हैं या संगीत के क्षेत्र में जो जाने माने लोग होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग द ओनली वन फ्रीक्वेंसी, दे आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक दे फास्टली यूजिंग सा रे ग रे म। ये जो फ्रीक्वेंसी को वो नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द वन म्यूजिक। इसके लिए जो टर्म्स यूज की जाती है उसे नोट भी कहते हैं, या उसे हम स्वर ये शब्द का भी यूज कर लेते हैं। तो टोन का मतलब होता है कि जहाँ सिंगल फ्रीक्वेंसी है जो प्योर साउंड होता है। नोट का मतलब होता है इस मिक्सचर्स ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसी। तो म्यूजिकल नोट में आपको वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जरूर मिलती है। ये पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि फॉर एग्जांपल जो मे बी हम पार्ट नंबर 2 में हमने देखने की कोशिश करेंगे, कंपैरेटिवली ये जो 342 मीटर पर सेकंड ये जो स्पीड ऑफ साउंड का होता है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड होता है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड होता है। अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करो, एक बुलेट का एग्जांपल ले लो या सुखोई M30 का एग्जांपल ले लो या कोई जेट एरोप्लेन का एग्जांपल ले लो या कोई भी रॉकेट का एग्जांपल ले लो, उनका जो औसत होता है या एवरेज हम उसको कहने की बात करेंगे तो इट इज मूव्स मोर देन दिस स्पीड। अगर ये स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्टिव मूव कर रहा है मोर देन, तो इसके लिए जो शब्द का यूज किया जाता है हम उसे सुपरसोनिक कहते हैं। अगर सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि जो एयर के पार्टिकल होंगे दे विल गोइंग टू वाइब्रेट एट अ ट्रेमेंडस स्पीड, तो उनका जो वाइब्रेशंस होता है वो ट्रेमेंडस वेव होता है, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन शॉक वेव्स कब प्रोड्यूस किए जाएंगे, इफ उस ऑब्जेक्ट का मे बी, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बुलेट होता है, जेट होता है, या हम कहेंगे उसको रॉकेट हो जाता है, या कोई भी बड़ी चीज होती है एट द टाइम ऑफ द वोल्केनो आल्सो, अगर वो इरप्ट हो जाता है ना, तो ये जो स्पीड होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट के सोर्स का स्पीड मोर देन रेगुलर साउंड की स्पीड से होता है, इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द शॉक वेव्स। और ये शॉक वेव्स होते हैं ना, दे आर रिस्पांसिबल टू कैरी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है तो ये शॉक वेव्स जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है या प्रेशर वेरिएशंस होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस द वेरी बूम साउंड, और उस साउंड के लिए हम सोनिक बूम शब्द का यूज करते हैं। तो सोनिक बूम का मतलब क्या होता है कि शॉक वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट व्हिच हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, here is total air pressure is going to the barrier and maybe जो विंडो की ग्लास हो गई, even the somewhat extent the buildings will going to damage by the sonic boom के लिए बिल्डिंग डैमेज होगी।
तो दिस वन थिंग्स वी हैव मेंशन, हमें पूरी अच्छी तरह से जानते हैं कि साउंड वेव का संचरण करने के लिए हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से तीनों मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम स्पीड को चेक करने की कोशिश कर लेते हैं तो सॉलिड में साउंड वेव का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर हम गैसेस में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो एयर का हमने एग्जांपल लिया, एयर का ऑलमोस्ट 20 या 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लगभग औसत एवरेज जो स्पीड लेते हैं साउंड का, ये 342 मीटर पर सेकंड लेता है। मींस इट इंडिकेट जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ते जाता है ना, ये टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। मींस ये 342 किसके लिए है, ऑलमोस्ट जब टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इसकी स्पीड का, साउंड की स्पीड का औसत होता है 331 मीटर पर सेकंड। तो वन पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडियम्स यहाँ पे सॉलिड में सबसे ज्यादा उसका स्पीड होता है। तो कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मेंशंस किया है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे आप भी देखो, यहाँ पे देखो वाटर में कितना स्पीड होता है, ये टेम्परेचर बढ़ चुका है तो स्पीड भी बढ़ चुका है। ग्लास और एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम बहुत स्ट्रॉन्ग हेवी मटेरियल से सॉलिड फॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो दिस वे वी हैव टू कंपेयर द साउंड वेव्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास 9 का हमारे लिए चैप्टर नंबर 12 था। हम इस चैप्टर्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती है, वेरी सिंपल और लूसिड वे में हमने देखने की कोशिश की। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सोर्स ऑफ रेफरेंस मटेरियल होता है तो मोस्टली हमारे लिए एनसीईआरटी की बुक्स होते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स को हमें इस तरह से ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.